चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। हमको इस तरह से डायग्राम दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमको A और B के बीच में तुल्यधारिता का मान निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक दो संधारित्र हैं, इधर भी दो संधारित्र हैं, है ना। यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स यहाँ पर हैं। तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह से ये A और B के बीच में ये सारा का सारा जो है ये इस प्रकार ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित ऐसे दिख रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये और ये कैसे दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित है। फिर ये और ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। उसके बाद फिर जो इन दोनों का और फिर इन दोनों का ये जो संयोजन होगा फाइनल, वह जो है समांतर क्रम में है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है पहचानना। पहचानने के बाद में हम इसको नॉमिनेट करेंगे। C1 इसको C2 कह देते हैं, इसको C3 कह देते हैं, इसको C4 कह देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे C1 इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में फैरड दिया है, इसके पहले वाले में माइक्रो फैरड था। तो ये जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। 2 फैरड और C2 2 फैरड, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं? टर्न बाय टर्न है ये, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ और यहाँ के बीच में तुल्यधारिता निकालेंगे, फिर इनका यहाँ और यहाँ के बीच में तुल्यधारिता निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ के बीच में तुल्यधारिता निकालेंगे। ओके, तो इन दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वे श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। आप जब कभी भी इनको सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में नहीं कीजिएगा, शॉर्टकट में करेंगे तो आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर इस संयोजन का तुल्यधारिता इसको हम C डैश कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1/C डैश इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। LCM 2, यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर 2/2, वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू आई? 1/C डैश इक्वल्स टू 1 आ गई। लेकिन हमको तो C डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो C डैश इक्वल्स टू हम 1 यहाँ पर हमको मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? फैरड के फॉर्म में। यानी इन दोनों के बीच यहाँ पर इन संयोजन का इस वाले पॉइंट का आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, C और D के बीच तुल्यधारिता का मान। क्लियर? वो आप अपने अनुसार किस तरह से सॉल्व करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच का निकल गया, है ना, C और D के बीच का। अब हम इन दोनों के यहाँ पर A और B के बीच A और B तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको अगला नाम दे देते हैं, E दे देते हैं और इसको F दे देते हैं। तो यहाँ C3 और C4 ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि C3 इक्वल्स टू 2 फैरड और C4 इक्वल्स टू 2 फैरड। ये दोनों कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ओके, इस प्रकार से अब इस संयोजन की तुल्यधारिता उसको हम सपोज C डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो 1/C डबल डैश इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4। इनकी वैल्यूज अब हम चलिए, तो 1/C डबल डैश इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पर भी इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास 1/C डैश की वैल्यू
1 के फॉर्म में आई, C डबल डैश सॉरी, तो C डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से निकल गया तो ये आ गया हमको 1 फैरेड के रूप में। क्लियर। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए अभी तक हम C और D के बीच में तुल्यधारिता निकाले और E और F के बीच में तुल्यधारिता निकाले। ओके, अब A और B के बीच में हमको तुल्यधारिता निकालना है। तो मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। हमारा काम क्या रहेगा, इसको समझने के लिए अब हम तुल्य परिपथ निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना, बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A हो गया ये, उसके बाद यहाँ पर हम इनका निकाल लिए। चलिए तुल्य परिपथ के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, A पॉइंट हो गया, उसके बाद इनका C और D के बीच में जो तुल्यधारिता का मान आया वो हम कर लेते हैं। वह जो है किस रूप में आया था आपका, C डैश के रूप में। आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं C डैश और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 फैरेड के फॉर्म में, इस प्रकार से। और इन दोनों का E और F के बीच में जो तुल्यधारिता आया था संधारित्र का, इस संयोजन का, तो उसका वहाँ पर हम उसको ले लिए थे C डबल डैश के रूप में और इनकी वैल्यू क्या थी 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए, अब हम आसानी से इस तुल्य परिपथ के जरिए से A और B के बीच में हम तुल्यधारिता का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। मैं यहाँ यहीं पर आपको बता दूँ, C डैश इक्वल्स टू 1 फैरेड, C डबल डैश इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, हम डायग्राम से देख रहे हैं। तो A और B के बीच में तुल्यधारिता का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको C ट्रिपल डैश ले लेते हैं। ओके, इक्वल्स टू C डैश प्लस C डबल डैश, यह हमको फार्मूले के थ्रू पता है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। तो C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू C डैश की वैल्यू 1 प्लस C डबल डैश की वैल्यू 1, देन C डबल डैश ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड हमको मिल गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमको जो ये इस तरह से ये जो प्रॉब्लम सम दिया गया था, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में ऐसा सॉल्व कर लिए। फिर यहाँ से हम A और B के बीच में हम तुल्यधारिता का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको यहाँ पर इस तरह से दिया गया है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ओके, इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी? ये तो इजी वे में बन जाएगा, अभी तक हमने देखा था, उसके ज़रिए से हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि यदि इस संयोजन को 120 यानी 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये तो इजी वे में हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर V की वैल्यू दी गई है और इस संयोजन का C यहाँ से निकल जाएगा, तो आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो क्वेश्चन में ये भी देखना है इनमें जो डाटा दिए गए हैं उनके यूनिट जो है सेम है कि नहीं। ये तो बहुत लोवेस्ट फॉर्म में है, ये वोल्ट करेक्ट है, तो इसको हमको सॉल्व करना इजी है। तो हम पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। C1 इक्वल्स टू 2 पिकोफैरेड है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। C2 इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड एंड C3 इक्वल्स टू 4 पिकोफैरेड। ओके, हमको पता है कि 1 पिकोफैरेड इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 फैरेड होता है। क्लियर। फैरेड, माइक्रोफैरेड और फिर उसके बाद पिकोफैरेड, ये सब हम
देख चुके हैं। अब यहाँ पर अब हम इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो 2 पिकोफैरेड का क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻12 फैरेड। 3 पिकोफैरेड का क्या होगा यहाँ पर, 3 × 10⁻⁻12 फैरेड। 4 पिकोफैरेड का 4 × 10⁻⁻12 फैरेड। ओके, ये हम निकाल लिए। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर C1, C2, C3 ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। क्लियर। अब यहाँ पर इस संयोजन की तुल्यधारिता निकाल लेते हैं। इस प्रकार से तुल्यधारिता C = C1 + C2 + C3 निकाल। अब वैल्यू रख देते हैं हम 4 2 × हम देखिए यहीं पर हम अगर इनकी धारिता हमको निकालनी है, क्लियर, तो मेरा ये कहना रहेगा कि हम ये जो सिंप्लीफाई किए हैं, है ना, फैरेड के फॉर्म में, इसको रखने के बजाय हम इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं, तो इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 + 3 + 4 पिकोफैरेड। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, C = आप सॉल्व कर लीजिए, 9 पिकोफैरेड आ गया। क्लियर, ये मिल गया। अब यह हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो 9 × 10⁻⁻12 फैरेड के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या वो कह रहा है यहाँ पर कि देखिए इस संयोजन को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो ये हम प्रत्येक संधारित्र पर कहा जा रहा है ना, ठीक है। संयोजन का तो निकल गया, अब हमको प्रत्येक संधारित्र का निकालना है आवेश की मात्रा, तो एक एक का हम सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर। इस प्रकार यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो विद्युत स्रोत का मान कहा गया है वो वोल्ट के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस संयोजन यानी हर एक संधारित्र में जो विभव का मान होगा उसको हम उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं। V होगा, तो उस V की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं वहाँ पर, 120 वोल्ट। ओके, तो हर एक के लिए अब हम निकाल लेते हैं। पहले संधारित्र में आवेश की मात्रा निकालते हैं, तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हमको हर एक के लिए निकालना है। तो C1 में अगर देखते हैं तो C1 में हमारे पास C1 की वैल्यू है, C की वैल्यू और V की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर V की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इससे Q = C × V हर एक के लिए निकाल लेते हैं। तो हम पहले संधारित्र के लिए अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q1 = C1V हो जाएगा पहले संधारित्र का। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं अगर, तो हमको Q1 की वैल्यू मिल जाती है, C1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻12। क्लियर। यहाँ पर हमको V की वैल्यू रखनी है, तो हम इस पिकोफैरेड से जो फैरेड की वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और इनटू 120 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको 12 × 2 24 मिल जाएगा और आगे यहाँ पर 240 × 10⁻⁻12 और इसको हम मानक रूप में भी लिख सकते हैं
और इस प्रकार से इसको अगर सॉल्व करते हो, ये 10 है, 2.4 इंटू यहाँ पर इस तरह से यहाँ आ जाएगा तो 2.4 और इसमें एक कम हो जाएगा तो 10 टू द पावर -10 क्या आ गया, ये कूलाम आ गया। किसका? पहले संधारित्र में आवेश की मात्रा का मान हमको मिल गया। अब हम दूसरे संधारित्र के लिए निकालते हैं। तो Q2 इक्वल्स टू फॉर्मूला C2 इंटू V। C2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -12 वोल्ट, V की वैल्यू 120, 360 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम आ गया। ये हमको क्या मिला? दूसरे संधारित्र में आवेश की मात्रा का मान मिल गया। इसी प्रकार हम तीसरे संधारित्र के लिए भी निकाल सकते हैं। C3 इंटू V। C3 की वैल्यू आप देखे हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -12 हमने निकाला है। V की वैल्यू 120 इक्वल्स टू, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 480 इंटू 10 टू द पावर -12। आप सॉल्व कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम ये हमको मिल गया। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन में कहा गया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा का मान हमको निकालना है। तो पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम के फॉर्म में निकल गया। और इस प्रकार यहाँ पर दूसरे संधारित्र में हमको 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम के फॉर्म में मिल गया। और तीसरे संधारित्र में आवेश की मात्रा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम के रूप में मिल गया। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर यह कहते कि संयोजन की संधारित्र है ना, जो संयोजन के जो संधारित्र बनती है वहाँ पर उस संयोजन में आवेश की मात्रा निकालिए, तब आप क्या यूज़ करते? उस जगह पर आप C के लिए इसकी वैल्यू, ये संयोजन की तुल्यधारिता ये हो गई ना, तो C की वैल्यू हम 9 इंटू 10 टू द पावर -12 का यूज़ करते, इंटू V तो वही रहेगा, V की वैल्यू 120, तो V की वैल्यू वो रखकर हम इस संयोजन में आवेश की मात्रा का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया गया है प्रत्येक 9 पिकोफैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी? क्लियर? 3 संधारित्र 9 पिकोफैरेड के यह श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इनकी कुल धारिता का मान निकालना। ओके, अब ये कह रहे हैं कि यदि यह संयोजन 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान निकालना है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो V की वैल्यू है ये इस संयोजन की है। ओके, श्रेणी क्रम संयोजन में जो संयोजित है 3 संधारित्र उनके लिए है, लेकिन हमको हर एक जो 3 संधारित्र हैं उनके प्लेटों के बीच में हमको V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं C1 इक्वल्स टू हमको दिया गया है यहाँ पर 9 पिकोफैरेड, सेम वैसे ही C2 इक्वल्स टू 9 पिकोफैरेड और C3 इक्वल्स टू 9 पिकोफैरेड। आप इसको समझने के लिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये A और B, तो यहाँ पर ये C1, C2, C3 सभी ये जो हैं 9 पिकोफैरेड के हैं ये सभी। क्लियर? तो और इस संयोजन को इनको 120 इस प्रकार से
यहाँ पर जो विभवांतर है वह 120 वोल्ट का है, इनसे इनको कनेक्टेड किया गया है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर का मान निकालिए। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा है ना कि ये सभी जो हैं दोनों प्लेट जो हैं वह इन हर एक संधारित्र के दोनों के इनके बीच में विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार ये V2 के फॉर्म में होगा। इस तरह यहाँ पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये V3 होगा। इनकी वैल्यू को हमको निकालनी है। ओके, तो पहले हम श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इस श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्यधारिता निकाल लेंगे। क्लियर? इस प्रकार से मेरे ख्याल से इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 वैल्यू हम इनमें रख देते हैं। तो 1/c इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इनको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो 9 आपका LCM आ जाएगा, ऊपर 3 है तो क्या आ जाएगा आपका 1/3, यानी 1/c इक्वल्स टू आपको 1/3 मिल गया। तो हमको c की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो c इक्वल्स टू इसका इन्वर्स ले लेते हैं। तो c इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड, ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 3 पिकोफैरेड। ओके, इस संयोजन की धारिता का मान हमको मिल गया। अब अगला हमको क्या कह रहा है उस पर हमको जाना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि यह संयोजन 120 वोल्ट से तो विद्युत स्रोत से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको हर एक जो संधारित्र हैं उनके बीच में विभवांतर का मान यानी V1, V2, V3 की वैल्यू हमको प्रत्येक संधारित्र में कितनी होगी उसको हमको निकालनी है। तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर V इक्वल्स टू 120 वोल्ट यह संयोजन का है और यहाँ पर संयोजन की जो धारिता का मान आया है वो 3 पिकोफैरेड के फॉर्म में आया है। अब यहाँ पर हम इसको फैरेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 × 10⁻12 फैरेड के रूप में। अब यहाँ से यदि हम इस संयोजन से आवेश का मान निकाल लेते हैं तो हम हर एक संधारित्र में हम वहाँ पर विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हम C × V वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो हम C की वैल्यू 3 × 10⁻12 इंटू V की वैल्यू 120 रख देते हैं। तो इस प्रकार इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको 360 3 × 12 360 और 0 360 इंटू 10⁻12। अब आवेश है तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ये Q की वैल्यू निकल गई यहाँ पर। क्लियर? तो ये आ गया आपका वहाँ पर संयोजन में आवेश की मात्रा और संयोजन में आवेश की मात्रा यानी आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ से जो यहाँ पर जो Q जा रहा है उस Q का मान 360 × 10⁻12 के फॉर्म में आया है। तो आवेश तो हर एक संधारित्र में समान रूप से होगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेश समान रूप से है, फिर इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा एक समान होती है। इस चीज़ को हम उधर डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। ओके, आगे फिर यहाँ पर विभवांतर का मान निकालते हैं इन संधारित्रों के बीच। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इस पॉइंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा
एक समान होती है। ओके, अब हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू CV। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू Q अपॉन C करके। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रख देते हैं। Q की वैल्यू प्रत्येक संधारित्र पर समान रूप से जा रहा है ना, इस प्रकार से। और संयोजन की धारिता, संयोजन की धारिता के बजाय आप क्या लोगे? यहाँ पर क्या लेंगे आप बताइए? हर एक, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए हर एक में यहाँ पर क्या है? 9 है ना। तो C की वैल्यू 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस प्रकार कि यहाँ पर V इक्वल टू Q अपॉन C है। C यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 पिको फैरेड, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर -12। हमको पता है ना 9 पिको फैरेड को हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड होता है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इजी वे में सॉल्व कर लीजिए। तो V इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा, जो कि वहाँ पर हर एक संधारित्र की धारिता जो है समान है 9 फैरेड के रूप में। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में 9 फैरेड, और आवेश भी समान है। तो इन सभी संधारित्रों के में जो विभव का मान होगा, विभवांतर का मान होगा, वो एक समान होगा, वो 40 वोल्ट के फॉर्म में होगा। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया गया है ये डायग्राम, और इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में धातु की 4 प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और वे एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, हर एक का डिस्टेंस जो है यहाँ पर d दूरी है, और A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी ये हमको निकालना है, A और B के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन प्लेटों का नामकरण कर देते हैं। इसको हम पहला प्लेट ले लेते हैं, इसको दूसरा प्लेट कह देते हैं, और इसको हम तीसरा प्लेट कह देते हैं, और ये वाला हो जाएगा फोर्थ प्लेट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से हो गए। और इन दोनों प्लेट ये के बीच का डिस्टेंस d है। इधर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? d, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस प्रकार से हम ये शो कर लिए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे इधर कि यहाँ पर हम कैपेसिटर बनाएंगे। 1 और 2 का एक कैपेसिटर होगा और 3 और 4 प्लेट का एक कैपेसिटर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और हमको जो दिया गया है गिवन डाटा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी, ये सारा चीज़ हम लिख लेते हैं स्मॉल d। अब हम यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट को मिलाकर एक कैपेसिटर, और थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट को मिलाकर दूसरा कैपेसिटर हम बना लेते हैं। इस तरह से हम लिख लेते हैं, हम इनका रचना करते हैं। तो और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर ये और आपस में कनेक्टेड हैं ये दोनों। तो किस तरह से कनेक्टेड हैं? ये पहला प्लेट और दूसरा प्लेट वाला, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपस में ये समांतर क्रम संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हैं। इसका हम इस तरह से भी तुल्य परिपथ बना सकते हैं। देखिए
ये A हो गया और 1 और 2 को मिलाकर एक कैपेसिटर हो गया। और फिर हम थ्री और 4 को मिलाकर दूसरा कैपेसिटर हो गया और हमको इस A और B के बीच में तुल्य धारिता का मान निकालना है। आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट और सेकंड प्लेट, ये थर्ड और फोर्थ प्लेट। क्लियर? तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो हमको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों संधारित्र एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित हैं। क्लियर? अब हमको यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो तुल्य धारिता निकालना है, चूँकि हमको ये दोनों जो हैं वह प्लेटों के बीच में हैं, ऐसा है। तो हम जब पिछले आर्टिकल्स किए हैं तब हम समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम जो धारिता का मान निकाले थे उनको हम देखेंगे। हम सबसे पहले 1 और 2 प्लेट वाली संधारित्र के लिए देखेंगे। वाले संधारित्र की धारिता, वहाँ पर हमको फॉर्मूला पता था, हम ये फॉर्मूला निकाले थे C = ε0 A/d। आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा तो पिछले आर्टिकल को आप निकाल कर देखिएगा। क्लियर? सेम वैसे ही हम 3 और 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 3-4 प्लेट वाले संधारित्र की धारिता हमको इस फॉर्म में दिया है, इसलिए हमको इन वैल्यूज़ को निकालनी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम C1 ले लें और दूसरे वाले को C2 ले लें। क्लियर? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ε0 A/d, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सभी जो प्लेटें हैं हर एक का, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है, तो कॉमन है वो चीज़। तो इस तरह से वैल्यू भी सेम आएगी। अब हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। C1 के लिए ये वाला हो जाएगा C1 और ये वाला हो जाएगा C2। अब हम यहाँ पर C1 व C2 संधारित्र की तुल्य धारिता हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली C = C1 + C2। C1 कौन सा है, 1 और 2 प्लेट वाली संधारित्र। C2 कौन होगा, 3 और 4 प्लेट वाली संधारित्र। यहाँ से जो हम बनाए हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिए। और ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये प्लेट के फॉर्म में हमको दिया गया है। तो हमको पता है कि संधारित्र की धारिता की वैल्यू ये होती है। अगर हमको न्यूमेरिक फॉर्म में दिया रहता तो हम वो वैल्यू लिखकर यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करते। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर C1 की वैल्यू ε0 A/d, C2 की वैल्यू ε0 A/d। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोनों तो सेम ही हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप या तो इस फॉर्म में किसी को समझ में नहीं आएगा तो हम इस तरह से भी कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में सेम है ये, तो ε0 A, ये 1 + 1 2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, C = 2 ε0 A/d आ गया। क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमको इस तरह से डायग्राम दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास धातु की 4 प्लेटें हैं। हम इसको नॉमिनेट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। 4 प्लेटें हैं, है ना, 4 प्लेट्स हैं और हर एक प्लेट के पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और इन दोनों हर एक 2 प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और A और B के बीच की तुल्य धारिता हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप
1 और 2 के बीच का डिस्टेंस d, इधर 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल d एंड 3 एंड 4 के बीच का भी डिस्टेंस हम स्मॉल d के फॉर्म में ले लेते हैं। तो जैसे हम मैं पिछला वाला भी क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, इस प्रकार से था। दोनों में आप कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों डायग्राम को, यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर भी 4 प्लेट्स थी, लेकिन इनके व्यवस्थित होने के ढंग से यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स बनते थे। यहाँ पर किस तरह से ये अरेंज हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने कैपेसिटर बनेंगे वो हमको देखना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड प्लेट मिला के फर्स्ट कैपेसिटर बन गया, सेकंड और थर्ड प्लेट मिला के सेकंड कैपेसिटर, एंड थर्ड और फोर्थ प्लेट मिला के थर्ड कैपेसिटर बन गया। ओके, यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित थे प्लेटें कि यहाँ पर केवल 2 कैपेसिटर्स ही बन पाए। यहाँ पर इस प्रकार से ये अरेंज है, तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। दोनों कंपेयर करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। हम ये बताना चाहेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम सहित फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है, इन सभी प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A, प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरियां स्मॉल d। हम यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 प्लेट मिलकर पहला संधारित्र बनता है। ओके, और 2 और 3 प्लेट मिलकर दूसरा संधारित्र बनता है, और 3 एंड 4 प्लेट मिलाकर थर्ड संधारित्र बनता है। तो इस प्रकार हम 1 और 2 मिलाकर पहला संधारित्र बनाते हैं। क्लियर? और 2 और 3 प्लेट को मिलाकर सेकंड कैपेसिटर बन गए, 3 और 4 प्लेटों को मिलाकर थर्ड कैपेसिटर बन गए। तो इस प्रकार से हम इन तीनों संधारित्रों की रचना कर लिए। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब ये तीनों प्लेटें एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित हैं। तीनों संधारित्र, सॉरी, इसके लिए भी हम जैसा वहाँ बनाए थे वैसा ही हम तुल्य परिपथ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं यही बना देती हूँ। इस प्रकार से ये A और पहला जिसका प्लेट 1 और 2 है, इस प्रकार 1 और 2 वो वाला संधारित्र हो गया। दूसरा जिसकी प्लेटें 2 और 3 हैं वो, और थर्ड जिसकी प्लेटें 3 एंड 4 है वो। इस प्रकार से, और हमको A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालना है। जैसा कि हम पिछले इसमें किए थे, सेम वही काम यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 और 2 प्लेटों वाली संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं। क्लियर? पिछले आर्टिकल से इसको सपोज हम C1 दे दें तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 क्या है आप सभी को पता है। वैसे ही 2 और 3 प्लेट्स जो हैं, इस संधारित्र की हम धारिता निकाल लेते हैं C2 के फॉर्म में। तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D निकल जाएगा। सेम 3 एंड 4 प्लेट हैं, उन प्लेटों वाली संधारित्र की धारिता C3 के रूप में हम एप्सिलॉन 0 A अपॉन D निकाल लिए। क्लियर? अब क्योंकि हमको पता है कि C1, C2, C3 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये सभी समांतर क्रम में हैं।
संयोजित है समांतर क्रम में, तो हम A और B के बीच तुल्यधारिता निकाल सकते हैं। ओके, क्या निकल जाएगा? C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हम रख देते हैं एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सेम C2 की वैल्यू हम रख दिए और इसी प्रकार हम C3 की वैल्यू भी रख देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D 3 टाइम्स ऐड हुए हैं, तो C इक्वल्स टू 3 इंटू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये फाइनल आंसर हमको मिल गया जो हमको निकालना था। ओके, हमने क्या किया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका तुल्य परिपथ इस तरह से बना लिए और उससे हम फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक बार देख लीजिए आप लोग। और इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।